दोस्तों सिनॉप्सिस आईएएस पर पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। बेसिकली जो हम पर्सपेक्टिव्स पढ़ते हैं उनकी जेन्युइन सेंस में यूपीएससी के लिए जो स्टार्टिंग होती है वो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से ही होती है। इस पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। पहले बेसिक्स समझते हैं होता क्या है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी। आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, सीसेट का पेपर देते हो, मैथमेटिक्स आप यूज़ करते हो। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप ह्यूमैनिटीज़ कहते हो कि ये साइंस तो है ही नहीं। तो इनिशियली ज्योग्राफी क्या था, चीज़ों को समझाना, डिस्क्रिप्टिव थी ज्योग्राफी, बता देता था यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो प्रॉब्लम ये हुई, अगर आप इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखो, 1948 आते आते ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट की तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का थ्रेट था। एक ये थ्रेट था कि इसको डिपार्टमेंट्स जो ज्योग्राफी के हैं बंद कर देने चाहिए। जेम्स कॉनेंट ने बहुत वोकल होकर कहा था कि ये यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है ही नहीं। उस टाइम पे ज्योग्राफर्स थे, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि ज्योग्राफी के बाद ज्योग्राफी के पास ना तो थ्योरीज़ हैं, ना ही मॉडल्स हैं, ना ही कोई लॉज हैं। बाकी हर एक सोशल साइंस में, सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो आप पढ़ते हो ना, तो सोशियोलॉजी में भी पॉजिटिविज्म 1830 में अगस्त कॉम्टे ले आए थे। उसके बाद वहाँ अर्बनाइजेशन की थ्योरीज बनी, कार्ल मार्क्स अपना मॉडल ले आए थे, बहुत सारे मॉडल्स थे, इकोनॉमी में मॉडल्स आ चुके थे। बट ज्योग्राफी में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई सोशल रेलेवेंस नहीं था। बस एटलस है, जैसे एटलस आप पढ़ लो, बस ज्योग्राफी वहीं तक ख़त्म हो जाती थी। तो ज्योग्राफर्स को कुछ जनरलाइजेशन करना था, रूल्स बनाने थे, थ्योरीज बनानी थी, मॉडल्स बनाने थे, और तब जन्म हुआ क्वांटिफिकेशन इन ज्योग्राफी का। बेसिकली आप जब ज्योग्राफी में SMTP ये चार चीज़ें यूज़ करते हो, S फॉर स्टैटिस्टिक्स, M फॉर मैथमेटिक्स, T फॉर थ्योरम्स एंड P फॉर प्रूफ। बेसिकली जब आप मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करने लगते हो ज्योग्राफी में टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफिकल सिस्टम, एक सिस्टम एनालिसिस करने लगते हो, उस टाइम को हम कहते हैं ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। इसकी चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसके बाद हम PYQ समझेंगे। पहली चीज़, आप मेजरमेंट करना चाहते हो। आपको अगर थ्योरी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, तो डेटा तो चाहिए, तो अल्टीमेटली आपको न्यूमेरिकल डेटा और मेजरमेंट होना चाहिए, तभी आप स्पेशल पैटर्न वगैरह एनालाइज कर पाओगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ले पाओगे। जैसे लोकेशनल एनालिसिस इससे बहुत जुड़ा हुआ है। जब हम ये पढ़ेंगे तो हम ये ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी वाला जो विलियम बुंज है उनका ये मॉडल हम पढ़ेंगे, नेटवर्क एनालिसिस। तो ये प्रॉपर, जैसे यहाँ पे ये आपका सिटी है, ये एक सिटी है, ये दूसरी सिटी है, तीसरी सिटी है, तो इनको हम नोड कहते हैं। ये लिंक है, सपोज ये दिल्ली है, ये गुड़गांव है, तो ये लिंक है, ट्रांसपोर्ट लिंक। तो ये कैसे डेवलप होते हैं, इन सब चीज़ों को हम स्पेशल पैटर्न में पढ़ते हैं। रीजनल वर्सेस स्पेशल ज्योग्राफी में डिफरेंस हम एरियल डिफरेंशिएशन के लेक्चर में समझ चुके हैं। दूसरा, जब आपके पास मेजरमेंट करके डेटा आ गया तो आप मैथमेटिक्स मॉडलिंग करते हो, थ्योरीज बनाते हो, उनके लिए आप यूज़ करते हो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, एंड इन सबको आप फाइनली टेस्टिंग भी करोगे ना कि ये रियल वर्ल्ड में वर्क करते हैं कि नहीं। ये पूरा क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीवियस ईयर देखो तो इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया पर्सपेक्टिव में। एक तो जनरल पर्सपेक्टिव्स के टॉपिक्स हैं जिसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, एरियल डिफरेंशिएशन हो गया, रीजनल सिंथेसिस, डाइकोटोमी, डुअलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म और ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन भी हमने इसी में पढ़ लिया। बट ये अपने आप में इंडिपेंडेंट से टॉपिक हैं। मेन ज्योग्राफी में जो पूरा बवाल आया वो सारा आया था क्वांटिफिकेशन आने के बाद। ठीक है, जब आपके मॉडल्स बनने शुरू हुए, सिस्टम एनालिसिस आया ह्यूमन ज्योग्राफी में, फिर ग्रेविटी मॉडल और डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, सब टॉपिक्स हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ बेस्ड है पॉजिटिविज्म पे। जब ये सब आया उसके बाद आप 2 टॉपिक पढ़ते हो, लोकेशनल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, एंड लोकेशनल एनालिसिस के साथ में आप स्पेशल एनालिसिस भी पढ़ते हो। अब इनको क्रिटिसाइज करने के लिए बाद में क्रिटिकल रिवॉल्यूशन आया। उसमें बेसिकली आपकी ये 4 अप्रोचेस हैं, रेडिकल, बिहेवियरल, ह्यूमन अप्रोच एंड वेलफेयर अप्रोचेस। टेक्निकली आपका जो पर्सपेक्टिव्स वाला चैप्टर है इन 4 अप्रोचेस के साथ ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चंस अगर आप देखो, मॉडल्स के क्वेश्चंस हम जब यूनिट 10 पढ़ेंगे, मॉडल्स हो गया, सिस्टम एनालिसिस हो गया, ग्रेविटी मॉडल, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ये सब हम वहाँ पढ़ेंगे। ग्रेविटी मॉडल थोड़ा सा हम इस लेक्चर में भी देखेंगे। पॉजिटिविज्म एक अलग ही टॉपिक है, मतलब ज्योग्राफी में लोग एक्सपेक्ट करते नहीं हैं, लेकिन पॉजिटिविज्म ही है जिसने ये पूरा शिफ्ट जनरेट किया ज्योग्राफी में। लोकेशनल एनालिसिस से क्वेश्चन पहला आना बाकी है। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन पे अगर आप क्वेश्चन देखो तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं।
82 में पूछा था कि क्या क्वांटिटेटिव मेथड जो ज्योग्राफी में है दैट इज़ मीन टू एन एंड, या फिर सिर्फ एक ज्योग्राफिकल मेथड है, ये आपको बताना है। और इसको आपको डिस्कस करना था पर्पस ऑफ ज्योग्राफी बताने के साथ। ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट का क्या पर्पस है, हमने अभी बात की ना कि ज्योग्राफी की एज अ सब्जेक्ट रेलेवेंस खत्म हो रही थी, तब उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन आया। ठीक है। दूसरा क्या है, क्रिटिकल एसे ऑन क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी, अगर आप सारी हेडिंग्स में लिख देते हो जाएगा। देन इसका मीनिंग क्या है, इम्पैक्ट डेवलपमेंट ऑन द सब्जेक्ट, यही पूरा पर्पज़ ही यही है। इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ने कैसे पूरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हिला के रख दिया। फिर ये 2 क्वेश्चन थे, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और बिहेवियरल रिवॉल्यूशन पे आपको बताना था। ये 1990 के क्वेश्चन है। फिर इसके बाद रिसेंटली 2022 तक में इसके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हाट इज अंडरस्टूड बाई क्वांटिफिकेशन, सेम चीज़, सिग्निफिकेंस बतानी है। अगला क्वेश्चन 2009 में पूछा, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड मॉडल बिल्डिंग, ये एक एम्पेरिकल बेसिस देते हैं ताकि आप ज्योग्राफिकल रिसर्च कर पाओ। फिर आपको बताना है ओरिजिन एंड प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और इसके मेरिट डीमेरिट। तो देखो बेसिकली जो जैसे शॉर्ट नोट है या कुछ भी, आप किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ोगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देख लोगे। किस टाइप के क्वेश्चन हैं आप देख रहे हो, ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, सब हेडिंग है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटीज़ है, इनको आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में ही रखो। अप्लाइड क्वेश्चन है, देन 2 टॉपिक से रिलेट करके पूछ लिया। तो हम अगर इतनी हेडिंग्स पढ़ जाएं, टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निक्स क्या है, क्यूआर के, एजम्पशंस क्या है, मेरिट ही सिग्निफिकेंस हो गई। एंड बेसिकली ऑब्जेक्टिव और मेरिट में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा नहीं। डीमेरिट, देन विद टाइम जो इसका क्रिटिसिज्म इंक्रीज हुआ, बेसिकली डिक्लाइन, देन कंक्लूजन और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप लीडिंग एडवोकेट, बेसिकली 3-4 नाम आप पढ़ते हो। इतनी हेडिंग्स में कर लो तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, क्रिटिकल एसे ऑन क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा, ओरिजिन एंड प्रोग्रेस। तो ओरिजिन आप बताओगे बेसिकली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव प्लस जो लोगों के व्यूज़ हैं वो बताओगे। प्रोग्रेस आज की डेट में कैसा चल रहा है, मेरिट डीमेरिट। 4 क्वेश्चन पूछे हैं 2016 में। देन 2018 में पूछा है कि वो मैनर बताओ जिसमें क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन मेथडोलॉजिकल फाउंडेशन देता है मॉडल और मॉडलिंग के लिए, राइट। तो ये भी हम देखेंगे जब हम टूल्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन देखेंगे। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आपको बताना है, प्लस इन्फ्लुएंस ज्योग्राफी पे क्या है। वही क्वेश्चंस जो ऊपर हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए ऊपर से लेकर, राइट। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। एंड लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के ये कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको डेमो कंटेंट या डेमो वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करके देख लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हमने समझा कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन होता क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमने समझा। बेसिकली एक ह्यूमन जो ह्यूमैनिटीज़ है उससे ज्योग्राफी एज अ साइंस ले जाने के लिए क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया। इंट्रोडक्शन और की कैरेक्टरिस्टिक हम समझ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव आप समझ लोगे और ऑब्जेक्टिव को मेरिट से रिलेट करके पढ़ना। ऑब्जेक्टिव आप समझ लोगे, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि एक्चुअल में पर्पस क्या है। पहला पर्पस था कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। अल्टीमेटली क्या है, इंसान क्या चाहता है दुनिया में, जब हम कुछ काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं तो हमें मनी चाहिए, प्रॉफिट हो और मैक्सिमाइज हो। तो उसके लिए हम आइडियल इकोनॉमिक लोकेशन ढूंढते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का यूज़ आप कहाँ करोगे, पेपर 2 में, जैसे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है। वेबर ने लोकेशन थ्योरी दी कि यहाँ पर कुछ फैक्टर होंगे तो यहाँ इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ बन जाएंगी। कुछ सब ऑप्टिमल लोकेशन थ्योरीज भी हैं कि ठीक है यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट है लेकिन इंडस्ट्री इससे थोड़ा दूर लग रही है। मान लो गवर्नमेंट ने कोई फैक्टर अपना कोई रोल प्ले कर दिया, बट उसे हम क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में नहीं पढ़ेंगे, वो क्रिटिसिज्म हो गया उसका कि हाँ बिहेवियरल अप्रोचेस भी बिल्ड होती हैं, उनकी वजह से सब ऑप्टिमल लोकेशन थ्योरीज है, राइट। बट पहला जो इसका पर्पस था इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन, ताकि आप आइडियल लोकेशन लेकर आ पाओ। दूसरा, ज्योग्राफी को ट्रांसफॉर्म करना था डिस्क्रिप्टिव से साइंटिफिक डिसिप्लिन। आप एक मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज़ करोगे। जैसे आपने कोपन के क्लासिफिकेशन देखे होंगे, ACAF ABCD टाइप क्लाइमेट आप देख रहे हो, राइट। इस तरह से आप साइंस की लैंग्वेज यूज़ करने लगे हो, सिंबल्स यूज़ करने लगे हो। इसके बाद जो स्पेस के पैटर्न है, स्पेस मतलब ज्योग्राफी में कहाँ क्या रखा है, ये सिटी है, इनको आप एक रैशनल और सिस्टमेटिक मैनर में बताते हो, राइट। जैसे आपने कहा मेगा सिटी है, ये सिटी के इर्द गिर्द चारों तरफ आपको छोटे 2 टियर टाउन मिलेंगे। इसमें आपके डॉर्मेट्री टाउन हो सकते हैं, रूरल अर्बन फ्रिंज हो सकता है, या फिर आपके सैटेलाइट टाउन हो सकते हैं। तो ये सारा क्या है, जो स्पेशल पैटर्न है, एक रैशनल और सिस्टमेटिक मैनर में आप बताओ। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ बीच में सैटेलाइट टाउन है और चारों तरफ मेगा सिटी, ऐसा कभी नहीं होगा।
फिर जनरलाइज हमें करना है। मॉडल्स जब हम बनाते हैं तो हम प्रिसाइज स्टेटमेंट्स देते हैं और जनरलाइजेशन करते हैं। जैसे हमारा प्रिसाइज स्टेटमेंट ये है कि जब वॉन थुनेन अपनी एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी देते हैं तो ये कहते हैं कि सिटी के आसपास जो ये बिल्कुल लगी हुई बाउंड्रीज़ है वहाँ पर पेरिशेबल क्रॉप्स पैदा होंगी। जैसे आपकी हरी सब्जियां हैं वहाँ पैदा हो जाएंगी, दूध दही ये चीज़ें वहाँ पैदा होंगी क्योंकि बाहर से आने पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी। ठीक है, तो आपने बहुत प्रिसाइज स्टेटमेंट दिया, जनरलाइजेशन किया। अभी गलत हो सकता है बाहर से आ रही हो दूध दही सब्जी सब। ठीक, फिर मॉडल डेवलपमेंट, हम मॉडल बनाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, उसको हम रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मेटिव क्वेश्चन। नॉर्मेटिव क्वेश्चन से अलग कैसे? मान लो किसी का मन करे मैं तो यहीं पे खेती करूँगा, फिर बाद में बैलगाड़ी से लेके जाऊँगा। उस टाइम पे जब ये थ्योरी डेवलप की गई थी उस टाइम पे कार्ट होती थी, उन्हीं को लेकर ही थ्योरीज बनाई थी। कूलिंग सिस्टम था नहीं कि आप आज की रेट में जैसे ट्रक 400-500 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, ऐसा तो था नहीं। तो आप समझो एक बैलगाड़ी दूध को ख़राब होने से पहले कितनी दूर पहुंचा सकती थी, राइट? उस बेसिस पे मॉडल डेवलप किए। अब किसी को बिल्कुल ही कसम खाई हो कि नहीं नहीं हम अलग जाएंगे तो ठीक है जाओ, नॉर्मेटिव क्वेश्चंस तो हैं ही, या किसी को मान लो यहीं यूज़ करना है आसपास कर लो। तो अल्टीमेटली फिलोसफिकल फाउंडेशन भी देना है, थ्योरेटिकल बेस देना है, ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव थे। अब इसमें टेक्निक्स क्या यूज़ होंगी? आपको क्या करना है? मॉडल बिल्डिंग करनी है, आपको थ्योरीज बनानी है। तो थ्योरी के लिए क्या होगा? सबसे पहले आप डेटा लेके आओगे। आपको अभी भी साइंस पढ़ते हो क्या, कुछ फैक्ट लेके आते हो, डेटा को आप एनालाइज करते हो या फ्लो चार्ट बना लो। उसको एनालाइज करके आप क्या करोगे? मॉडल बनाओगे। ठीक है, मॉडल बना के आप टेस्टिंग करोगे। अब इनके लिए टेक्निक्स हैं। तो डेटा कलेक्शन या डेटा अकाउंटिंग के लिए जब हम जाते हैं उस टाइम पे दो चीज़ें, आप किस स्केल पे डेटा देख रहे हो। स्केल तीन तरह की है, एक चौथी रेशियो भी होता है। नॉमिनल स्केल कि आपने जस्ट नेमिंग कर दी, कि आपने कहा कि रीजनल क्लासिफिकेशन, ये एरिया आपका प्लेन है, ये एरिया प्लेटो, बस खत्म। कैटेगोरिकल स्केल भी कहते हैं, इसे हम नॉमिनल स्केल कहेंगे। दूसरा ऑर्डिनल स्केल, आपने नेमिंग तो की साथ में ऑर्डर भी दे दिया, ऑर्डर्ड नंबरिंग। जैसे आपने स्केल ऑफ प्रेफरेंस दे दिया कि हाँ ठीक है मैं इस डेटा सेट को पहले प्रेफर करूँगा, इस डेटा सेट को बाद में प्रेफर करूँगा। ऑर्डर्ड कैटेगरीज हमने बना दी, जैसे हमने टियर 1 टाउन, टियर 2 टाउन, टियर 3-4 टाउन बना दिए, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल। फिर आता है इंटरवल, जैसे न्यूमेरिकल स्केल, बेसिकली नेमिंग प्लस ऑर्डर प्लस इंटरवल भी आप ले आओ, तीनों चीज़ें मिला के। जैसे एज स्ट्रक्चर, आप क्या कहते हो कि अगर आप एज पिरामिड बनाते हो तो कुछ ऐसे बनेगा, इस टाइप से बनता है ना, सेम वे में इधर बनेगा, ये बच्चे, ऊपर बूढ़े, एंड यहाँ पर आपके मिडिल एज। तो ये आपके तीन तरह के स्केल हैं। अब डेटा आप किन स्केल पे कलेक्ट करते हो, अकाउंटिंग करते हो, वो स्केल से डिफाइन होगा। उनके मेजरमेंट में एरर दो तरह की हो सकती है। पहला, एक तो आपका इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है, दूसरा आपने रिपोर्टिंग फेक कर दी। डेलिब्रेट इनएक्यूरेसी जब लोग लेके आते हैं उसे हम फेक रिपोर्टिंग कहते हैं। तो आपने डेटा बेसिकली जनरेट कर लिया, अब इस डेटा को एनालाइज करके मॉडल बनाना है। तो डेटा एनालिसिस पे चलते हैं। उसके लिए हमारे पास टेक्निक्स हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड, जो नंबर 2 पे लिखा है, दीज आर स्टैटिस्टिकल मेथड। तो कुछ चीज़ें हैं, कई बार डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है जिसमें मीन, मीडियन, ये सब आपको लिख देना है बस एग्जाम में। जो पूछा है ना क्वेश्चन, इसके साउंड मैथमेटिकल बेसिस या साउंड थ्योरेटिकल बेसिस दिया, वो यही है। मैथमेटिकल टूल्स जब हम लेके आते हैं तो इंटीग्रेशन, ग्राफ थ्योरी बेसिकली हम यूज़ कर लेते हैं, मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज़ करते हैं। फिर हम कुछ और टूल्स यूज़ करते हैं जिनका यूज़ करके हम इन्फ्रेंस या फिर प्रेडिक्शन निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास एनालिसिस करने के लिए टूल्स हैं, उनके बेस पे हम बनाते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स। तो मॉडल बना के हम किसी भी ज्योग्राफिकल फिनोमिना को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो स्पेशल इंट्रैक्शन मॉडल हो, ग्रेविटी मॉडल हो, या लोकेशन या एलोकेशन मॉडल कुछ इसी टाइप का हो, लोकेशनल एनालिसिस मॉडल कुछ ऐसे जो बनाए। जैसे इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी आपकी बनाई, क्रॉप इंटेंसिटी थ्योरी बनाई, जो हम वॉन थुनेन की बात कर रहे हैं। फिर इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स भी हैं जो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रही है। एक कंप्यूटर मैपिंग, जैसे IMD का जो डेटा आता है ना, वो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का ही पार्ट है। वो आपने आजकल न्यूज़ में देखा होगा कि IMD ने ये रेड अलर्ट जारी कर दिया, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। वो सब क्या है? कंप्यूटर मैपिंग एंड रिमोट सेंसिंग, इन दो डेटा से आता है। तो आज के टाइम में ये चल रहा है। अब जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ेंगे, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ एजम्पशन होंगे, और 4 एजम्पशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे मॉडल्स में। अगर आपको नहीं पता तो ये आपको एजम्पशन हमेशा याद रखनी चाहिए। 3 एजम्पशन की जब हम बात करते हैं तो हम पहली 3 और मोस्टली 4 आपको याद रखनी चाहिए। पहला,
जब भी हम मॉडलिंग करते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, हम ये मानते हैं कि जो इंसान है वो रैशनल है और इकोनॉमिक है, वो हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए सोचता है। अब जहाँ पे ये नहीं होगा वहाँ ये मॉडल्स गलत हो जाएंगे, ये इनका क्रिटिसिज्म भी है, राइट। इंसान मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है, उसी बेस पे तो आप थ्योरी बनाओगे ना। दूसरा, इंसान को अपने आसपास के रीजन की, अपने आसपास के स्पेस की इनफाइनाइट नॉलेज है, सब पता है कि कहाँ क्या है, जो भी स्पेशल रिलेशनशिप है, कैसे एक एरिया से दूसरे एरिया की टोपोग्राफी अलग है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन लिंकेजेस है, क्या क्या है, एवरीथिंग ही नोज, उसे पता है कहाँ पे क्या करना है। तीसरा, जो स्पेस है ना वो आइसोट्रॉपिक सरफेस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका प्लेन है, प्लेटू है, कहीं रिवर है, ऐसा कुछ नहीं है, आप यूनिफॉर्मिटी मान के चलते हो। फिर चौथा, नॉर्मेटिव क्वेश्चंस इग्नोर करते हैं। नॉर्मेटिव क्वेश्चन का मतलब है कि कई बार लोगों के अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कोई पर्सन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जा रहा है, कोई कहे नहीं मुझे तो सोसाइटी के लिए वैल्यू देनी, सस्ता देना है, तो वो नॉर्मेटिव क्वेश्चन होगा। कल्चरल वैल्यूज़ क्या है, एटीट्यूड क्या है, जेंडर रिलेटेड क्वेश्चन, एथनिसिटी रिलेटेड क्वेश्चन, फूड रिलेटेड क्वेश्चन, लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब चीज़ें इग्नोर की जाती हैं। कुछ और भी एजम्पशन हैं जिनको आप थोड़ा माइंड में रखना, पता आपको होनी चाहिए जब आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करोगे, तब ये बहुत काम में आएगी। जैसे ऑब्जेक्टिविटी है, दूसरा यूनिवर्सैलिटी, क्योंकि जो भी है यूनिवर्सल है, तीसरा डिटर्मिनिज्म। तो जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन है ये अल्टीमेटली डिटर्मिनिस्टिक टेंडेंसी के हैं, और उससे फ़ायदा ये होता है दोस कैन बी प्रिडिक्टेड एंड मॉडल्ड। जब तक डिटर्मिनेशन नहीं होगा, डिटर्मिनिज्म नहीं होगा, तब तक हम चीज़ों को मॉडलिंग में नहीं ला सकते। तो अब तक आपको मेरिट और सिग्निफिकेंस समझ आ गई होंगी। यही ऑब्जेक्टिव जो थे वही, कि आप डेटा है उसको रेडली वेरीफाई कर सकते हो, डेटा मैनेजेबल है, चाहे आप सैम्पलिंग के थ्रू करो, चाहे स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू करो, फोरकास्टिंग आपके लिए इजी है, जोग्राफिकल सिस्टम्स पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, जैसे लोकेशन थ्योरी के थ्रू। एग्रीकल्चर लैंड यूज़ थ्योरी हो गई, लैंड फॉर्म डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या है, यूथ मैच्योर ओल्ड एज, सब स्टेजेस पे तो आप जोग्राफिकल सिस्टम्स को इजीली स्टडी कर सकते हो। फिर जनरलाइजेशन हम कर सकते हैं, बाइसेस नहीं होंगे क्योंकि मॉडल और फाइंडिंग्स जनरली ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जो हमने टेक्निक्स में पढ़ी ना एक प्रॉब्लम, कि अगर किसी ने डेलिबरेटली डेटा ही गलत दे दिया तो फिर बाइसेस होंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म बेसिकली क्या है, जो साइंटिफिक मेथड पर, साइंस एंड साइंटिफिक मेथड को मान के चलता है, उसे हम पॉजिटिविस्ट मेथड या पॉजिटिविज्म कहते हैं। ये आपको मेटाफिजिक्स एंड रिलीजन से अलग रखता है। कोई रिलीजियस एक्सप्लेनेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स नहीं है, रिलीजियस एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनफॉल आपको नहीं मिलेगी। फिर अल्टीमेटली एक कीवर्ड है लिंग्विस्टिक इकोनॉमी लेके आता है। जैसे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा लिखना है, उसको आप AF इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो साइंस एंड साइंटिफिक मेथड से। तो यहाँ A का मतलब एक अलग रीज़न है, F का मतलब अलग मतलब है, A कैपिटल है उसका अलग मतलब है, और F स्मॉल है उसका अलग मतलब है। अगर A स्मॉल हो जाएगा तो उसका अलग मतलब है। जब हम क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ेंगे। बट अब डीमेरिट क्या है इसकी, कि ठीक है आपने जो एजम्पशन मानी है RIAN, ये शॉर्ट में स्मॉल याद रखने के लिए RIIN है, रैशनल इकोनॉमिक मैन, इनडेफिनिट नॉलेज, आइसोट्रोपिक सरफेस, नॉर्मेटिव क्वेश्चन, ये 4 चीज़ें हैं। अब तक अगर आपको लेक्चर समझ आया हो तो कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ लेक्चर आया, और जो हमने PYQ डिस्कस किए थे उन पे हम कुछ कर सकते हैं। डीमेरिट्स, पहली डीमेरिट तो यही है कि आदमी रैशनल और इकोनॉमिक नहीं है। साइमन ने ये कहा था, मैन आर सेटिस्फाइजर्स एंड नॉट ऑप्टिमाइजर्स। हम चाहते हैं ना कि ज़िंदगी में हम सेटिस्फाई हों, कि हमने पैसा तो खूब कमा लिया लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। तो यही चीज़ साइमन ने अपनी थ्योरी में कहा कि आदमी रैशनल और इकोनॉमिक नहीं है। उसी वजह से सब ऑप्टिमल इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज आती हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि कोई बैकवर्ड एरिया में ही डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन चूज़ कर ली कि यहाँ पे हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री बनाएंगे, जैसे बोंगई गांव में बना ली कुछ अलग इंडस्ट्री। दूसरा, इनफाइनाइट नॉलेज जो आपने ली इन्वायरमेंट के बारे में, इनफाइनाइट नॉलेज तो हो ही नहीं सकती है। और अगर आपने जैसे तैसे कर भी ली तो मान लो कोई रिसोर्स है, तो उसकी नॉलेज आज उसकी मीनिंग कुछ है, विद टाइम कुछ और रहेगी। जैसे कोल एक रिसोर्स है, आज के टाइम में कोल को एक रिसोर्स नहीं देखते, कोल को एक पॉल्यूटेंट की तरफ देखते हैं। लोग विद टाइम न्यूक्लियर मटेरियल की तरफ जा रहे हैं, विद टाइम और रिन्यूएबल लिथियम बेस्ड बैटरी पे गए, उसके बाद अब हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल पे जा रहे हैं। तो वो नॉलेज आपकी विद टाइम चेंज होगी। ये पॉजिटिविज्म ऑफ अगस्त कॉम्टे पर बेस्ड है, जहाँ पे नॉर्मेटिव क्वेश्चन यानी कि जो आपके 1 to 1 कल्चरल क्वेश्चंस हैं उनको हम हटा देते हैं। अगर रियल वर्ल्ड में हम बात करें तो लोग कल्चरल वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल खासी ट्राइब्स हैं एंड लुशाई ट्राइब्स हैं, वो डेयरिंग को, पशुपालन इंडस्ट्री को अच्छा नहीं मानते, तो वहाँ पर पुअर डेवलपमेंट है, डिस्पाइट दैट कि वो जो एरियाज़ हैं वो अच्छे खासे डेवलप्ड हैं, और जो और ट्राइब्स हैं
वो काफ़ी आगे ग्रो कर गई हैं डेयरी सेक्टर में, क्योंकि ये सेक्टर्स टैबू मानते हैं मिल्क लेने को। फिर इन एजम्पशन में हमेशा कोई ना कोई वेटेज होगा। सपोज़ किसी जगह पे 50 फैक्टर वर्क करते हो, आप किसी 5 फैक्टर को लेके एक क्लासिफिकेशन कर देते हो, तो इट लीड्स टू डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ ज्योग्राफिकल रियलिटी। जैसे हम एरियल डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे थे, यहाँ हमने बात की थी क्लासिफिकेशन। क्या ये जो रीज़न है इसको आप ईस्टर्न राइस रीजन कह रहे हो? क्या कुछ और रीज़न भी तो कह सकते हो ना, ये रीज़न सिर्फ कोस्टल रीज़न तो नहीं है, राइट? तो बेसिकली ये आपका एक डीमेरिट है, आप कुछ टर्म्स लेकर चलते हो, बाकी कई चीज़ें आप इग्नोर कर देते हो, राइट? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ ज्योग्राफिकल रियलिटी आपको देखने को मिलती है। इनको यूज़ करने के लिए काफ़ी मैथमेटिकल पावर, रिलायबल डेटा चाहिए। ये फेल हो जाएंगे तो प्रॉब्लम है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे आप देखते हो तो उनको चलाने के लिए सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, तो कंसिडरेबल मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग टेक्निक्स चाहिए। गुड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स इग्नोर कर दे। जैसे हमने क्या कहा कि कुछ ट्राइब में अगर मिल्क लेना टैबू है तो फिर वहाँ पर नहीं होगा। देन ये जो मॉडल्स हैं ये मैकेनिकल मॉडल्स हैं, ये आपके रीजनल पर्सनैलिटीज़ मतलब किसी रीज़न को एक्सप्लेन करने में उतनी हेल्पफुल नहीं हो सकते। देन ये जियोमेट्री की लैंग्वेज बोलते हैं, तो मैन इन्वायरमेंट रिलेशन कैसे ले, आपने AF लिख दिया, क्या मतलब इस चीज़ का? इस मेथड को यूज़ करके ये जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, स्पेस में आप डील करते हो ना कि रीजन में। मतलब क्या है, ज्योग्राफी एक रीजन की बात करता है, रीजनल अप्रोच की बात करता है, ये मेरा रीजन है। स्पेशल अप्रोच क्या कहती है कि हम ये पूरे रीजन एज अ होल बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे ये एक पॉइंट है, नोड नेटवर्क जो अभी हम लोकेशनल एनालिसिस में देख रहे थे ये, और इनके बीच में जो लिंकेजेस हैं, इन लिंकेजेस की हम बात करेंगे कि किस तरह से लिंकेजेस बिल्ड हुए ऐसे, ठीक? तो स्पेस ले आती है रीजन में, ये स्पेस साइंस वाला स्पेस नहीं है, ज्योग्राफिकल स्पेस है। फिर ये कैपिटलिज्म को प्रमोट करती है। कैपिटलिज्म बेसिकली क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर जाता है। जो लोकेशनल एनालिसिस, इस सब के मेरिट डिमेरिट सिमिलर ही रहेंगे, चाहे वो लोकेशनल एनालिसिस हो, चाहे स्पेशल एनालिसिस हो, चाहे पॉजिटिविज्म हो। तो ये मानता है प्रॉफिट ही हमारा सोल मोटिव है। ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन इसकी वजह से देखने को मिलता है। जैसे आप देखो IT जो सेक्टर है बेंगलोर में ओवर ग्रो हो गया, और बगल में मैसूर में IT कुछ बहुत खास डेवलप नहीं हो पाया। इसकी वजह से बाकी एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट होता है और एक वेस्टफुल प्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ मान लो एक्सेसिव 10 लाख लोग एक जगह रह के IT का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें से 2 लाख लोगों पे किसी का ध्यान भी ना जा रहा हो कि कुछ नहीं करते धरते हैं। देन अल्टीमेटली एक इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है जो हमने बात की थी। डिटरमाइन तो आपको करना पड़ेगा ना कुछ चीज़, तभी तो कुछ मतलब है। तो मैन जो हैं एक्टिव नहीं पैसिव एजेंट बन जाते हैं। मॉडल्स रिड्यूस पीपल टू पैसिव एजेंट। इकोनॉमी डिटरमाइंस ज्योग्राफी। ओवर जनरलाइजेशन की वजह से मिसलीडिंग या नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे जो ये रूल्स हैं कहीं और बन गए, USA में, अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, राइट? यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी नहीं है। जैसे इनको ज़्यादातर बनाया गया था डेवलप्ड और कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ को लेकर, लेकिन जैसे प्लांट सोसाइटीज़ है उनमें चीज़ें अलग हैं, राइट? एंड जो रिलायबल मॉडल हैं और यूनिवर्सल लॉज हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन का एक रोल आता है। इसी से आपका जो आया था बाद में रेडिकलिज्म और बिहेवियरलिज्म, ये सारी टर्म्स आपको देखने को मिली। ये जो मेजर थीम्स है ना सारी रेडिकलिज्म में, ये सब वहीं से आती हैं, बिहेवियरलिज्म में, राइट? मेंटल मैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक? ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। ये क्रिटिसिज्म जब बढ़ा तो इतना बढ़ा कि 1970s तक आते आते 1948 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और 20 साल में ही लगभग ये हो गया कि मतलब हार्वे ने ये कहना शुरू कर दिया कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को जो करना था वो कर दिया, अब मार्जिनल रिटर्न्स आ रहे हैं। मार्जिनल रिटर्न का मतलब क्या होता है, सपोज इनिशियली आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना रिटर्न मिल रहा है, विद टाइम रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। वही एग्जैक्टली कि जब आपको 0 से 90% तक नंबर लाने, 0 से 50% तक नंबर लाने, और 90 से 100% तक नंबर लाने, तो मार्जिनल या डिमिनिशिंग रिटर्न्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। LD स्टाम्प ने ये कहा कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एक सिविल वॉर की तरह था, और जो इसकी गोल्डन काफ थी कंप्यूटर था, तो अब वो सिविल वॉर ख़त्म हो चुका है। मिंशुल ने क्या कहा, मिंशुल ने ये कहा कि जो जोग्राफर्स हैं
वो अपने जो मॉडल्स या थ्योरीज या हाइपोथेसिस हैं उनको एक सब्जेक्टिव वे में जस्टिफाई कर रहे हैं, एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ ज्योग्राफिकल रियलिटी दे रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं है। तो आज के टाइम में जो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल हैं, दोज आर जस्ट मैनी ऑफ अदर टूल्स। जो सेड हैं, उन्होंने विलियम वंज के थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने ये कहा टाइम स्पेस और मैटर को एग्जिस्ट करता है। अब इससे आपको ना पहला क्वेश्चन जो पूछा था कि ज्योग्राफी क्वांटिटेटिव मेथड मीन टू एन एंड या फिर एक मेथड है। अब तक आप इस क्वेश्चन में लिखने के लिए कुछ एनालिटिकल पॉइंट समझ चुके होंगे। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, समझ आ गया होगा। बेसिकली पार्शियल पिक्चर देता है मैन इन्वायरमेंट रिलेशन की। इसकी वजह से बिहेवियरल और ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस ह्यूमन ज्योग्राफी में आई। कॉम्प्लेक्स या रियल वर्ल्ड में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड को जब आप अप्लाई करोगे तो ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और देख लेते हैं कैसे डेवलप हुआ। ये हम बात कर ही चुके हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में शुरू हुआ था। इसमें बस एक चीज़ बात करनी, जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है बनती कैसे है। दो सोर्सेज हैं बेसिकली इसके। दो सोर्सेज में पहला है नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, दूसरा है सोशल फिजिक्स। विलियम वॉरेंट्स लेकर आए थे। सोशल फिजिक्स बेसिकली ग्रेविटी मॉडल या फिर एंट्रोपी मैक्सिमाइजेशन पर बिलीव करता है। दो बॉडीज़ हैं, सपोज़ ये धरती है और ये चंद्रमा है, इसका मास m1 है, इसका m2 है। किसी बॉडी पर अगर ग्रेविटी जो लगेगी तो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर या r स्क्वायर। d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज बॉडीज़। ये आपका ग्रेविटी मॉडल इन फिजिक्स है। इसी को जब हम सोसाइटी या ज्योग्राफी में लगाते हैं उसे हम सोशल फिजिक्स कहते हैं। जैसे हमें मूवमेंट ऑफ पर्सन बिटवीन टू अर्बन सेंटर, हमने कहा एक सेंटर की पॉपुलेशन P1 है, दूसरे सेंटर की पॉपुलेशन P2 है, तो वहाँ जो माइग्रेशन है वही जो इसी फॉर्मूले से आपका डिटरमाइन होगा। माइग्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू P1 P2 अपॉन d स्क्वायर। इनके बीच में जो डिस्टेंस है P इज पॉपुलेशन। नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें बेसिकली इन्होंने मॉडल्स बोरो किए इकोनॉमी से और सोशियोलॉजी से। जैसे वन थुनेन मॉडल है वो इकोनॉमिस्ट का मॉडल है, दैट इज़ नॉट अ ज्योग्राफी मॉडल। वेबर की जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है वो भी बाहर से आई है। जो अर्बन ज्योग्राफर्स हैं वो भी बाहर से आए हैं। क्रिस्टेलर पहले ज्योग्राफर थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी सेंट्रल प्लेस थ्योरी में, मॉडल्स में हम पढ़ेंगे। देन एक्करमैन, इन्होंने क्वांटिफिकेशन ऑफ कल्चरल प्रोसेस इस पर काम किया कि जो कल्चर है उसको भी हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। हालांकि कोई इतनी इंपॉर्टेंट स्टडी नहीं है, हम कहीं भी नहीं पढ़ते हैं, एटलीस्ट सिलेबस में होती ना कुछ काम का होता तो। वीवर ने, ये वेवर नहीं है वीवर है, ये वेवर और ये वीवर, इनकी स्पेलिंग आप देखो डिफरेंट है। वीवर ने क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में लगाया। इन्होंने कहा कि अमेरिका में क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स बनाए जा सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन टेक्निक से। पेपर 2 में ज्योग्राफी में भी है, इंडिया में सिलेबस में है। टॉर्सन हैगस्टैंड, इन्होंने स्टोकास्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बनाया डिफ्यूजन प्रोसेस का। तो इस पर भी हमने क्वेश्चन देखा पूछा है। सोशल फिजिक्स पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो शॉर्ट नोट टाइप अगर आपको तैयार करना हो तो ग्रेविटी मॉडल, ये रहा एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी मॉडल एंड ग्रेविटी मॉडल, दो क्वेश्चन पूछे हैं। देन डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ठीक है, दो चीज़ें हैं ये, हायरार्किकल डिफ्यूजन और कंटेजियन डिफ्यूजन पढ़ लेंगे हम अलग से। सोशल फिजिक्स में हमने बात की बेसिस क्या है, पहला तो ये, दूसरा डिस्टेंस डिके प्रिंसिपल। डिस्टेंस डिके प्रिंसिपल क्या है कि कोर के पास किसी चीज़ का इफेक्ट मैक्सिमम होता है। सपोज़ ये आपका कोई लैंग्वेज के बेस पे हम बात करते हैं, ये आपका सपोज़ मराठी स्पीकिंग रीजन है तो ये मैक्सिमम है। अब आप कोर से दूर जैसे जैसे जाते रहोगे, यहाँ पर सपोज़ डिस्टेंस है और ये इसकी इंटेंसिटी है, तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी। तो जैसे जैसे आप MP बॉर्डर या कर्नाटका बॉर्डर पे पहुंचने लगोगे, मराठी लैंग्वेज आपकी धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगी। तो दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, वो भी आपका इसी फॉर्मूले से आता है, डिस्टेंस डिके प्रिंसिपल। माइग्रेशन थ्योरीज भी ऐसा ही है कि बंदा एक जगह से दूसरी जगह कितनी डिस्टेंस तक जाएगा, वो डिस्टेंस डिके मॉडल से डिटरमाइन आप कर सकते हो। स्टीवर्ट ने ब्रेक पॉइंट थ्योरी दी और विलियम रेले ने लॉ ऑफ रिलेटिव ग्रेविटेशन दिया। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस लेक्चर का स्कोप नहीं है। बाकी अलग ब्रांचेस पे इसका क्या स्कोप हुआ वो आप पढ़ सकते हो। ब्रिटेन में इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट स्कोप आपको देखने को मिलेगा। पीटर हगेट, रिचार्ड चोर्ली एंड डेविड हार्वे, ये हमेशा से प्रो QR रहे हैं, लेकिन ये वही हार्वे हैं जो बाद में क्रिटिसाइज़ करने लगे, बस बहुत हो गया। और हगेट एंड चोर्ली ने मल्टी वेरिएंट एनालिसिस भी जनरेट किया। कुछ बाकी रीजन्स में भी ये चला,
राइट। फिर कुछ जोग्राफर्स हैं, पीटर हगेट, अगर आपको पढ़ना है पॉज करके पढ़ लेना, आर.जे. चौडले के बारे में, विलियम बंज के बारे में और हेगरस्टैंड के बारे में। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि नीड है नहीं एज सच पढ़ने की, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस पूछे नहीं है, इतना सफिशिएंट है, लेकिन इनका कहीं कहीं जिक्र आता है बीच में। जैसे आर.जे. चौडले की बात जब हम करते हैं तो डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन है, जब हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आर.जे. चौडले ने कहा था कि क्वांटिटेटिव मॉडल आना चाहिए जो कि आपका जनरल सिस्टम थ्योरी पे डिपेंडेंट हो। तो आई होप कि इस लेक्चर का जो पर्पस था वो पूरा हुआ होगा। अगले लेक्चर में हम लोकेशनल एनालिसिस देखेंगे। PYQs आप सॉल्व करो। लोकेशनल एनालिसिस से ऑल्दो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन हम तैयार ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड कोर्सेस के बारे में आप ज़रूर कंसिडर करो, दोज विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड PYQs एंड ई बुक्स आप जो भी कंसिडर करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।